नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज हमारा वेबिनार है एडवांस वैदिक के ऊपर। इसके 3 लेवल हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी एक महासमुद्र है जो एक जन्म में नहीं जाना जा सकता, लेकिन कुछ जाना जा सकता। आज ये पहला स्टेप है, एडवांस वैदिक पार्ट 1 है। इसके बाद 2 और पार्ट हैं जो काफी एडवांस लेवल के हैं। ये भी कोई कम एडवांस वाला नहीं है। इसमें अभी आपको मैं काफी टेक्निक सिखाऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप जो है अपनी कुंडली लेके बैठिए। मुझे अपनी क्लास में पढ़ाने भी तभी मजा आता है जब आप 8-10 कुंडलियां लेके बैठे। जब मैं कोई टेक्निक पढ़ाऊं आप उसे वेरीफाई करो ना। मजा तो तब है ना कि वो टेक्निक वर्क भी कर रही है या ऐसे ही खाम खा टाइम पास हो रहा है आपका। मैं कुछ पढ़ा गया, आपने कुछ समझ लिया, नहीं। आप अपना जो है चार्ट लेकर बैठिए और मैं डिस्कशन के साथ पढ़ाता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से पिछले 24 साल से मैं कंसल्टेंसी की फील्ड में हूं। पढ़ाना मैंने 3 सवा 3 साल से शुरू किया है। मेरी क्लास के अंदर एक बेनिफिट ये जाता है कि मेरा जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो क्लास में भी काम आता है। और मेरे पास जो लोग ज्वाइन करते हैं, मेरे कई स्टूडेंट हैं, मैं प्राउड महसूस करता हूँ वो मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। आई फील वेरी प्राउड। मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मेरे को और ज्यादा खुशी होती है। तो अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं विद द डिस्कशन, एक होता है पढ़ा दिया मैंने आपको, अभी जैसे म्यूट कर रखा है, म्यूट है और मैंने क्लास खत्म कर दी, वो मजा नहीं है। क्लास में आप डिस्कशन के साथ पढ़िए ना, उसमें आनंद है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं चार्ट लगा रहा हूं। चार्ट लगा रहा हूं। चार्ट लगा करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा और आपसे विनती है कि आप जो है अपना चार्ट खोल करके बैठिए और समझिए कैसे देखना है और कैसे करना है। ठीक है, तो जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं स्टार्ट करने से पहले। ये बैच मंडे स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर को, शाम को 7 to 8 PM इसका टाइमिंग रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा, 10 क्लास इसमें रहेंगी। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो मिल जाएगा। और फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 3711 ओनली द फी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कोर्स का। अब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई कुंडली देखनी है, कोई भी कुंडली, हम D1 चार्ट या कोई भी चार्ट देखें, D1 चार्ट और एनी चार्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी भाव पर हाथ रखता हूं, फिर उसके बाद पहले मेन भाव पर आएंगे। मान लीजिए आपका कोई भी भाव है। भाव क्या है? वो प्रॉमिस है। भाव क्या होता है? आपका प्रॉमिस। वो वचन बताता है कि मैं ये वचन पूरा करूंगा। जैसे भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव आपके भाग्य का प्रॉमिस बताता है। अब ये पूरा क्या होगा? भाव का स्वामी, वो आपका एक्शन है जिसे आप पूरा करेंगे। भाव का स्वामी एक्शन से पूरा करेगा। समझ में आ गया कितना सिंपल है? इजीली समझ में आ गया। भाव का स्वामी एक्शन पूरा करेगा। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जब भी कोई कुंडली देखें, कोई भी डिविजनल चार्ट देखें, सबसे पहले लगन लॉर्ड को चेक करिए। लगन लॉर्ड आपका जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को बलि कर देगा। अब आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, आपका लगन का स्वामी कहां बैठा है, जहां भी बैठा है उस भाव को बलि कर देगा। मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड यहां उच्च का हो जाए या पावरफुल हो जाए।
मित्र राशि में स्ट्रांग हो जाए, तो ये मत समझ लेना कि ये बहुत अच्छा है। तो भाई साहब, अगर आपका लगन लॉर्ड छठे घर में उच्च का हुआ तो आपको उच्च कोटि के शत्रु मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको रोग आएगा तो उच्च कोटि का आएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड ने छठे भाव को स्ट्रांग किया ना। अब मान लीजिए आपका लगना लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस, तो उसने भाग्य को मजबूत कर दिया। ऐसे पढ़ते हैं। तो कोई भी डिविजनल चार्ट जब आप पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ आनी चाहिए कि लगना लॉर्ड कहां बैठा है। जहां भी बैठा है उस भाव को बली कर देगा, उस भाव में शक्ति आ जाएगी। क्लियर? यहां तक हम समझ गए। अब आइए नीच और उच्च के ग्रह को समझते हैं। नीच के ग्रह का अर्थ ये भी है, दो एंगल से समझाऊंगा, पास्ट लाइफ से भी और डिफरेंट एंगल से भी। देखिए, नीच का ग्रह का अर्थ होता है पूर्व जन्म में उस ग्रह के प्रति हम एक्टिव नहीं थे। We have not done very properly the activity related to that planet. इस जन्म में वो नीच का हुआ। मान लीजिए आपका पंचम भाव में कोई ग्रह नीच का है, तो आपको शिक्षा में क्रिएटिविटी में कमी कर गया। तो इसका क्या है? कुछ नहीं है यार, बच्चा कमजोर है, ट्यूशन लगा दी, तो आपको किसी की हेल्प से आगे बढ़ जाएंगे। बस ऐसे समझना होता है हमारे को। तो जब हमें समझना है तो उसको आराम से बारीकी से समझिए। नीच के ग्रह मेहनत से आगे ले जाते हैं, याद रखना। नीच के ग्रह मेहनत से आपको ऊपर उठा देंगे। अब आपने मेहनत क्यों करी? क्योंकि पिछले जन्म में करी नहीं थी ना। इस जन्म में करेंगे तो ऊपर उठा देगा आपको, ये भी मीनिंग है। और उच्च के ग्रह, भैया वो ईगो ही देंगे, करना कराना कुछ नहीं है, बहस करवा लो इनसे। सो ईगो देने से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने समझना है उच्च के और नीच के ग्रह को। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र में शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन से हैं? देखिए, मेन दो होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। बाकी दो जबरदस्ती के हैं, वो बुध और चंद्रमा है। केंद्र में शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और केंद्र में पापी ग्रह, वो अपना पापत्व कम कर लेते हैं। कमी दोनों में है, एक की पॉजिटिव एंगल से, एक की नेगेटिव एंगल से कमी आई। तो हमको ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये बारीकियां नहीं समझेंगे, भविष्यवाणी करना गलत हो जाता हमारा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रह त्रिषडाए, अगर ग्रह त्रिषडाए का स्वामी है या त्रिषडाए में ग्रह बैठे हैं, तो त्रिषडाए में क्या होगा? उस ग्रह की दशा आने पर आपको मेहनत करनी है 100 रुपए की, और मिलने 10 रुपए भी नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्योंकि त्रिषडाए का जो रूल है ना, वो बड़ा खराब होता है। अब अगले पॉइंट को मैं यहाँ बताता हूं आपको, बड़ा अच्छा एक कुंडली से मैं समझा देता हूं लगा करके, ब्लैंक चार्ट वाली, स्टूडेंट बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मान लीजिए समवन इज बोर्न मिथुन लग्ना, सो द 7th हाउस इज बीइंग कॉल्ड बाधक पति। ये बाधक पति हुआ। अब ये बाधक पति या बाधक ग्रह आप कहें, अगर इसका मकान मालिक राहु या केतु है, तो ये ग्रह बड़ा डेंजरस हो गया, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये बाधक पति खरेश के साथ बैठे या गुलिक के साथ बैठ गया, इसकी दशा में पीड़ा आप सह नहीं पाएंगे, इतनी पीड़ा दे जाएगा। दशा नहीं भी है, अंतर प्रत्यंतर दशा में भी पीड़ा देगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपको उपचय बताते हैं। उपचय होता है तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। ये क्या कहलाते हैं? उपचय। अब हमें पता तो है, पर है क्या भाई उपचय? ये भी तो पता होना चाहिए ना। उपचय है क्या? उपचय जब तक नहीं समझ में आएगा तो हम आगे नहीं
थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताएगा। क्या बताएगा? आपके एफर्ट्स को। सिंपल। ये आपकी संकल्प शक्ति है, आप कितना जुझारू हैं। संकल्प शक्ति कितना जुझारू हैं ये बताएगा। 10वां भाव क्या बताएगा? आप इन दोनों चीजों के प्रति एफर्ट्स और अपनी संकल्प शक्ति क्या कितना कर्म कर रहे हैं भाई साहब। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा, फिजिकली और मानसिक दोनों, बुद्धि से भी ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ आएगा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर ये वाला जो उपचय है, ये जो उपचय है, ये छठे से छठा है भाई साहब। अगर 11वें घर में कोई शुभ या अशुभ ग्रह बैठा है तो अपनी दशा अंतर दशा में आपको लाभ तो देगा पर रोग भी देगा, क्योंकि यहां पर भवात भावम सिद्धांत लग गया। अब दूसरा एंगल आता है, काल पुरुष कुंडली के उपचय ग्रह देखिए, वो आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। एक सेकंड मैं दोबारा करूं, मेरे से शायद कुछ गलत क्लिक हुआ। अब आप समझिए कि काल पुरुष कुंडली के इधर देखिए, काल पुरुष कुंडली आ गई हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब काल पुरुष कुंडली के उपचय भाव हुए 3 6 10 11। भाई साहब दो ही ग्रह होते हैं, बुध एंड शनि। आप देख लो, इस उपचय भाव का भी लॉर्ड बुध है, इसका भी लॉर्ड बुध है, इसका भी लॉर्ड बुध है, ओ सॉरी शनि, इसका लॉर्ड शनि है। अब ये देखिए ये कहां बैठे हैं आपकी कुंडली में और क्या गुल खिला रहे हैं, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको। उपचय भाव पर एक तो ये समझ आ गया आपको क्या गुल खिलाएंगे। दूसरा, उपचय भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए बहुत कल्याणकारी रहती है, क्योंकि उपचय जो है ना आपको मेहनत से आगे बढ़ाते हैं, और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपको ब्लेसिंग प्रदान करेगी मेहनत करने में। आगे चलें। अगर उपचय में आपके तीसरे छठे 10वें 11वें में शनि बैठा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी है। शनि एकाग्रता के कारक है। मान लीजिए आपके शनि की दशा है, वक्री है मार्गी, डेट इज योर सेकेंडरी पॉइंट। वक्री है तो ज्यादा पीड़ाफुल है। जितना आप एकांत में रहेंगे शनि आपकी धार को उतना सुंदर कर देगा, आपको निखार देगा। शनि संसारिकता का नहीं है, कर्म के कारक है, लेकिन डिटैचमेंट के भी वो स्वामी हैं। तो जितना आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे उतना ज्यादा आप कुछ पढ़ रहे हैं या किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं आपको लाभ दे जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़नी नहीं है। आगे चलते हैं। 6 8 12 भाव को समझेंगे। 6 8 12 भाव हमारे गड्ढे वाले ग्रह होते हैं, गड्ढे वाले भाव होते हैं, इनके ऊपर फोकस करना है हमारे। 6 8 12, छठा, 8वां और 12। क्लियर है? तो ये लाइफ में काफी अप एंड डाउन दिखाएंगे। अब बड़े ध्यान से सीखना, 10वें घर का स्वामी 12वें में चला जाए और 12वें का स्वामी 10वें में आ जाए। मान लो कोई कह रहा है जी मेरा 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस काय का होता है? खर्चे का। और आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस तभी चलेगा जब आप खर्चा करेंगे। आप अगर कंजूस रहेंगे व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 10वें घर में बैठा। 12वें भाव के कारक तत्व क्या है? खर्चा। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। 3 6 8 और 12, इनसे बनने वाले विपरीत राजयोग आप पढ़ेंगे।
ये जातक को करोड़पति अरबपति सब बनाएंगे। ऐसे नहीं होता भैया विपरीत राजयोग, जैसे मैं बता रहा हूं, ये अधूरा है। 12वें घर का स्वामी 8वें बैठ गया, विपरीत हो गया, पर ये पूरा नहीं है बाबा। तीसरे घर का स्वामी छठे में बैठ गया, विपरीत राजयोग है, पूरा नहीं है बाबा। 8वें का स्वामी छठे में बैठ गया, पूरा नहीं है, इसको विपरीत राजयोग नहीं कहते, अधूरा है ये। है ये विपरीत राजयोग का एक पार्ट है, इट इज एन अ पार्ट ऑफ इट, बट यू कैन नॉट से इट इज एन 100% रिजल्ट गिवर। ये बात आपने समझनी है, रिजल्ट गिवर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तो गलतियां करते रहेंगे, क्योंकि ये अधूरा है। बेस्ट वाला जो कंप्लीट पार्ट होता है, इसके 3 स्टेप होते हैं, विपरीत राजयोग के 3 स्टेप होते हैं। वो मैं क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। विपरीत राजयोग से आदमी आसमान की तरफ जाता है। अब ये छठे घर का स्वामी पर फोकस करिए, क्योंकि ये छठा घर जो होता है ना, हमारा प्रारब्ध भी होता है। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, प्रारब्ध है, भोगना तो पड़ेगा। जिस भाव में बैठेगा उस भाव को डैमेज कर गया। सपोज छठे घर का स्वामी लगन में बैठ गया, तो लगना क्या है, आई मी माई सेल्फ। आपकी पहचान है ना समाज में, आप कैसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो समाज में पहचान बनाने के लिए चिता तक संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं है भाई साहब संघर्ष कर लिया तो पहचान बन गई, ऐसा नहीं होता भैया, दिस इज नॉनसेंस। वो प्रारब्ध है आपका, वो कैसे कट जाएगा इतनी जल्दी। बात समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। अब आ जाइए, कुंडली को पढ़ने में बारीकियां होती हैं। थर्ड हाउस क्या होता है आपका, इसका लॉर्ड जो है थर्ड हाउस का, वो होता है एफर्ट्स का। मान लीजिए आपका मेष लगन है, मान करके चले, अब हम बुध बना जी। बुध जो है शनि के साथ बैठ गया 10th हाउस में। भैया ये एफर्ट्स का लॉर्ड बैठ गया है शनि के साथ। आपको चिता तक जो है कैरियर में एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि एफर्ट्स का लॉर्ड बैठ गया ना। अब मान लीजिए थर्ड लॉर्ड और 9th लॉर्ड का म्यूचुअल एस्पेक्ट आ जाए, तो आपका भाग्य आपके एफर्ट्स पर टिका है। आप एफर्ट्स करेंगे तो भाग्य को अपलिफ्ट कर पाएंगे। अगर आप एफर्ट्स कर ही नहीं रहे तो भाग्य ने नहीं आगे आना। भाग्य ने आपको बैठे बिठाए रोटी नहीं खिलानी है। अब आते हैं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी बात क्लास में हिंट देता रहता हूं, बोलता रहता हूं। डिस्पोजिटर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डिस्पोजिटर थ्योरी अगर आपको नहीं पता तो आप 1000 टाइम्स वाली गलतियां करेंगे। आपका कोई भी ग्रह का डिस्पोजिटर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, बड़ा उत्तम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ग्रह का डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर का मतलब है मकान मालिक। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, ऐसे पढ़ा देते हैं आपको डिस्पोजिटर कैसे देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं सिखाता हूं। मान लीजिए ये 2 3, यहां पर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा हुआ है, शनि बैठा है, किसी भी ग्रह को बैठा दो। अब शनि का डिस्पोजिटर बुध बना। सी वेदर बुध इज सिटिंग इन द लग्न और द 10th भावा और द केंद्र, किसी भी केंद्र स्थान में बुध का बैठना इज अ वेरी गुड, और ट्राइन में बैठना इज अ वेरी गुड। द डिस्पोजिटर ऑफ सैटर्न बीइंग आइदर इन द ट्राइन और इन द क्वाड्रेंट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। अगर नहीं मिल रहे, कई लोग आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लिख देते हैं अधूरा ज्ञान है, बेचारे को मैं उनका दोष नहीं दे रहा, अधूरा पड़ा हुआ है। अब सारी बातें तो यहाँ मैं रिवील नहीं कर सकता ना,
मैंने अभी आपसे कहा कि उत्तम फल देंगे, अब कोई आके मेरे चैनल पे लिख दे जी मेरे को तो उत्तम फल नहीं मिले, आप तो गलत पढ़ाते हो। अरे मेरे ताऊ उसके बाद 20 पॉइंट है ना। वेदर दैट प्लेनेट इज बीइंग कंबस्ट, राहु केतु के 180 डिग्री के एक्सेस पर आ गया, पाप कत्री में चला गया, वो भी तो पॉइंट्स है ना। अब सारा कुछ यही हो जाएगा तो फिर क्लास में मैंने क्या घास थोड़ी काटनी है, बट एक जनरल फिनोमिना तो पढ़ाएंगे ना आप। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नक्षत्र का भी डिस्पोजिटर देखना बहुत उत्तम है। राहु केतु के डिस्पोजिटर पर ज्यादा फोकस किया करो। वो कौन है? राहु केतु के डिस्पोजिटर। राहु केतु किसी राशि में तो बैठेंगे ना, तो जिस राशि में राहु केतु बैठे हैं वो ग्रह कहां चले गए, वो देखना जरूरी है। अब बड़ी सुंदर बात पढ़िए, अच्छी चीज सीखिए। सूर्य और चंद्रमा से ये योग बनते हैं। एक बनता है अधम योग, दूसरा बनता है मध्यम योग, और तीसरा बनता है उत्तम योग। ये उत्तम योग आपको जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, धन धान्य, हर चीज में सब पूर्ति करेगा, पक्का देगा इस जन्म में। ये सबसे उत्तम है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव ए अधम योगा इन माई कुंडली, दैट्स ऑल। अधम योग बहुत पीड़ा देता है, कैनॉट बियर इजीली। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। इस क्लास का एक डायमंड पॉइंट मैं आपको गिफ्ट करूंगा। कई लोग, मेरे को थोड़ी पीड़ा होती है, लिख देते हैं सर आप थोड़ा घमंड करते हैं। भैया क्लास में आओगे तो घमंड पता लग जाएगा मेरा क्या है, कितना मैं फ्रेंडली हूं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे आप गलत पकड़ेंगे। भाई मैं विशेष बात कहने जा रहा हूं, आप 25,000 का कोर्स करिए, 20,000 का कोर्स करिए, मैं आपको ओरिजिनल मीनिंग समझाऊंगा बृहस्पति की दृष्टियों का। आप क्या पूर्व जन्म के पुण्य लाए हैं वो बृहस्पति की दृष्टि बताइए। आपकी शनि की दृष्टि तो सबको पता है, थर्ड, सेवंथ एंड 10th एस्पेक्ट। इसका असली मीनिंग क्या है? यू विल नेवर गेट इन ए 20,000 कोर्स और 50,000 कोर्स। I'll teach you. Most of the teacher they'll hide such kind of a technique. ये टेक्निक छुपा ली जाती है। बृहस्पति की दृष्टि का क्या अर्थ है और शनि की दृष्टि क्या होती है और ये क्या करती है एक्चुअल में। बस हमें इतना पता है शनि की दृष्टि अशुभ है, बृहस्पति की दृष्टि ब्लेसिंग है। ऐसे नहीं होता भैया। बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है आप क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं, और शनि की दृष्टि ओरिजिनली क्या आपको परेशानियां बताएगी। भाव कोई भी हो, शनि कहीं भी बैठा हो, दिस इज द बेस्ट डायमंड पॉइंट ऑफ द क्लास। आगे चलते हैं। अब आता है इसके अंदर मैं आपको अवखाड़ा चक्र होता है, आप अभी कुंडली देख लीजिए एस्ट्रो सेज पे बना करके। प्रारंभ में अवखाड़ा चक्र होता है, तो वो अवखाड़ा चक्र के पॉइंट्स भी आपको पढ़ाए जाए। उससे पहले राशि चिन्ह पढ़ाए जाएंगे। राशि चिन्ह का मतलब जैसे वृष राशि है, तो वृष राशि का जो चिन्ह है वो क्या है? बैल है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, वृष राशि का चिन्ह क्या है? वो बैल है। तो बैल में क्या है? क्षमता है। दूसरा पॉइंट समझिए, ये फिक्स साइन है। ऐसे लोग लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसे लोग मजबूती से काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। बैल भाई साहब बैलगाड़ी को ढो लेता है। तो ऐसे लोग जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटते, क्योंकि इसका चित्र बैल है। तो आपको जितने 12 राशियां उनके जो चित्र हैं उसकी पूरी व्याख्या कराई जाएगी। ऐसे लोगों को कितनी भी चुनौतियां आ जाएं ये डटे रहेंगे। वृष राशि वाले या वृष लगन वाले, बात तो एक ही है। चंद्रमा बैठ गया तो राशि हो गई, लगन है तो बात भी वही है। आगे चलते हैं। क्या है कि
कार्य पर डटे रहना इनका खासियत है। कितनी भी परेशानियां हैं, काम से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन चूंकि ये शुक्र की राशि है, छोटा सा वीक पॉइंट आ जाता है, वो है प्यार और सुंदरता के पुजारी भी उसकी कदर करते हैं। प्यार की भी कदर करने वाले होते हैं और ब्यूटी की भी कदर करने वाले। ठीक, राशि चिन्ह का ऐसे 12 राशियों के चिन्हों की पूरी तरह से व्याख्या की जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तिथि के ऊपर। तिथि और वार का मिलन आपकी जिंदगी के बारे में बहुत बताता है। तिथि जो होती है वो जल तत्व होती है, वार क्या होता है, अग्नि तत्व होता है। अग्नि और वार का मिलन जब होता है ना, परेशानियां देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई त्रयोदशी तिथि को पैदा हुआ है, तो त्रयोदशी तिथि जल तत्व हो गया, और वार उस दिन था बृहस्पति, ठीक है, तो ये अग्नि है। बृहस्पति जो बृहस्पतिवार है वो अग्नि है। तो क्या आएगा, सारी जिंदगी रिलेशनशिप इश्यू आएंगे। ये अवाखाड़ा चक्र जो है प्रारंभ में मैं वो बता रहा हूं, तो उसको रिलेशनशिप इश्यू है। कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है भैया, अवाखाड़ा चक्र ही बता रहा है ना। तो जब बाहर लिखा हुआ है वही ग्रह अंदर मिलेंगे आपको वैसे ही, ऐसा नहीं है वहां कुछ अलग से नया मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूरी सभी 16 तिथियों के बारे में व्याख्या दी जाएगी, पूरी व्याख्या। अब जैसे कोई व्यक्ति तृतीय तिथि, थर्ड यानी तृतीय तिथि को पैदा हुआ है, सदैव याद रखें जिस तिथि को पैदा होते हैं उसके देवता को नमन करना कंपलसरी, बात खत्म। जैसे तृतीय तिथि के देवता गौरी हैं, तो गौरी जी को, पार्वती जी को प्रणाम करना आपके लिए कंपलसरी, ये सारा बताया जाएगा। तृतीय तिथि के लिए शुभ राशियां होती हैं मकर और सिंह राशि। अगर ये इन्हीं में पैदा हुए तो अच्छी बात है, दे आर द लकी पीपल हु बोर्न ऑन दिस। अब आता है तृतीय तिथि वाले धन संपत्ति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इनको सरकार से लाभ भी होता है। तृतीय तिथि में पैदा होने वाले संतान, अपनी संतान और अपने माता पिता को लेकर के पूर्ण समर्पण रहता है इनका सेवा भाव में। ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ को भूल जाएंगे, ये अपनी वाइफ का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना माता पिता और संतान का रखते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, तृतीय तिथि में पैदा हुए जातकों का जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर देंगे, तो इनके पास सेविंग नील बटे सन्नाटा है, सेविंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तृतीय तिथि में पैदा हुआ है। अगर ये जन्म निवास से जितना दूर जाएंगे उतना कल्याणकारी है। इन्हें धन कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि दे आर बोर्न तृतीय तिथि। फिर उसके बाद आपको योग पढ़ाया जाएगा। पंचांग के 5 अंग होते हैं, इसमें नक्षत्र को छोड़कर बाकी सब पढ़ाया जाएगा। नक्षत्र की जरूरत नहीं है हमारे को, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। दूसरा जो अभी हम पॉइंट बताएंगे वो है योग। योग के अंदर व्याघात योग की चर्चा कर लेते हैं। व्याघात योग में अगर कोई जातक पैदा हुआ है, व्यवहार में कटुता होगी, तो उसे फोकस क्या करना है, अपने व्यवहार, अपनी बातचीत के अंदाज पर ध्यान देना है क्योंकि उसको वाणी दोष बाय बर्थ मिला हुआ है। दूसरा क्या है, उनके अंदर अग्रेशन बहुत होता है। अगर ये थोड़ा सा भी सुधार कर लेंगे व्याघात योग में पैदा हुए जातक, तो उनको प्रसिद्धि काफी अच्छी मिलती है। ये ज्यादातर अपनी प्रसिद्धि अपने टैलेंट की वजह से पाते हैं। जो लोग व्याघात योग में पैदा होते हैं ना, वो टैलेंट की वजह से समाज में जाने जाते हैं, पहचान मिलती है। आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे करण क्या होता है। करण क्या होता है, जैसे अब यहां पर पढ़ेंगे तेतिल करण। तेतिल करण, तेतिल करण चलायमान होता है, मूवमेंट वाला होता है तेतिल करण। इसके देवता सूर्य देव हैं। ये लोग क्या करते हैं, मेहनत
कर लेते हैं और अपनी काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे। वैसे आराम भी करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है भैया, ऐसा नहीं है हर समय राउंड द क्लॉक बहुत मेहनती है ना, आराम भी करना है। ठीक है, और अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि हो, ये इनका वीक पॉइंट है कि मेरा नेम फेम हो। तो मेहनत करोगे तो भैया नेम फेम तो बट नेचुरल आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। शुभ आचरण अगर रखते हैं तो सौभाग्यशाली हो जाएंगे, ख्याति मिलेगी उससे। तो ये सभी को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, सिंपल सी बात है। अब आते हैं वार के ऊपर जन्म का। अब आप देख लीजिए आपका कौन से वार में जन्म हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका जो जन्म वार है रविवार है, ठीक है, तो रविवार के जन्मे व्यक्तियों में ईगो होगी ही होगी और करेज भी होगा। इनका जो रविवार को जन्म हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि पिता को सम्मान देना इनका धर्म है। समझ में आ गया? किसी भी व्यक्ति का जिस जिस वार में जन्म हुआ है वो चेक कर ले अपने अपने बारे में झांक करके। मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, 6, 8, 12 भाव पर। 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी जहां भी बैठेंगे उस भाव को कमजोर कर देंगे, बात खत्म। वो भाव कमजोर हो गया। मान लीजिए आपके छठे घर का स्वामी भाग्य में बैठा तो आपका भाग्य भाव कमजोर हो गया। या आप कहिए कि नौवें घर का स्वामी छठे में बैठ गया, तब भी बात तो वही है भाई साहब, भाग्य भाव कमजोर हो गया, वो गलत जगह बैठा हुआ है। इन चीजों से समझना बहुत जरूरी है, कौन सा स्वामी कहाँ बैठा है, कितना कमजोर हुआ, कितना ज्यादा ताकत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, आपको अपना लगन पर फोकस करना है। सबसे पहले लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, लगन का स्वामी जिस भाव में बैठा है वो भाव अति मजबूत रहेगा। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी एकादश भाव में बैठ गया तो आपका इस जन्म में इच्छा पूर्ति भाव मजबूत हो गया, इच्छा पूर्ति भाव स्ट्रांग हो गया। लेकिन कोई कहे जी मेरा तो स्ट्रांग नहीं हुआ, तो भैया उसके साथ बहुत सारे पॉइंट जुड़े हैं, वही तो पढ़ाना है समझाना है कि नहीं हुआ। अदरवाइज इच्छा पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म किस लिए हुआ है? इच्छा पूर्ति। आगे चलते हैं। किसी को कोई भी क्वेरी मेरे से पूछनी है कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक। और मैं अपनी क्लास में चार्ट लेके बैठिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने यहाँ रिवील नहीं किया। 7 अक्टूबर को ये चलेगा। जो मैंने कहा है ना, जिसको आपने हल्के में लिया है, जुपिटर एंड सैटर्न, इनकी जो दृष्टि हैं, इनका असली मीनिंग आपको क्लास में डायमंड पॉइंट है इस क्लास का, मैं पहले बता रहा हूं। क्लास में आएंगे तभी, मैं इसका तो हिंट भी नहीं दे सकता क्या मीनिंग है। जुपिटर बताता है व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग यू गॉट, ये बताएगा आप क्या ब्लेसिंग लाए हैं। और सैटर्न बताएगा क्या पेन लाए हैं फ्रॉम द पूर्व जन्मा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोर्स स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर 2024 को, 7 से 8 PM इसका डेली टाइम रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा। 10 क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। और जो है इसका ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। फी इसका 3711 ओनली है। यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द क्लास। किसी की कोई क्वेरी है अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी हो तो। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी कैन आस्क मी।
चलिए ठीक है, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, क्लास में मिलते हैं, आप आइए, जुड़िए। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर दिस ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।